Good morning, students. Today, our topic is a closer look Akbar's policies. अकबर की जो पॉलिसीज़ थी उसके बारे में हमें पता कहाँ से लगता है। अकबर ने एक बुक लिखवाई थी जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, अकबरनामा एंड आईने अकबरी, जो उसके एक दोस्त ने ही लिखी थी, जो कि उसका एक अबुल फजल, जो उसके दरबार में ही था। The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborated, discussed by Abul Fazl in his book Akbarnama. In its last volume, The Aine Akbari, 3 वॉल्यूम्स बनाए गए थे इसके, और तीसरे वॉल्यूम के अंदर उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लिखा था कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या था। He explained that the empire was divided into provinces called सूबास। तो प्रोविंस क्या थी? सूबा के अंदर बटी हुई थी, गवर्नड बाय ए सूबेदार हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। तो वही सूबेदार जो होता था वहाँ का, वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस जो है वो संभालता है। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड ए फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान। तो फाइनेंशियल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए एक ऑफिसर है वहाँ पर जिसे दीवान बताया गया है। मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस, द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। तो वहाँ पर पीस बनाए रखने के लिए और दूसरे सपोर्टर्स जो हैं वहाँ पर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं, सच एज द मिलिट्री पे मास्टर, बख्शी जिसे कहा गया, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सदर, जितने भी धार्मिक कार्य जो होते हैं वो सब सदर संभालते हैं। मिलिट्री कमांडर्स, फौजदार जिन्हें कहा गया, एंड द टाउन पुलिस कमांडर, कोतवाल। Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amounts of revenue। तो नोबल्स कौन थे? जो सिपा सलाहकार जो थे, सपोर्टर्स जो थे इनके, कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड असेस टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। एक अच्छी मिलिट्री मेंटेन कर रहे हैं, एक अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। वाइल दे वर लॉयल, द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली, बट द एंड ऑफ द 17th century many nobles had built independent networks of their own। तो जब तक ये नोबल्स लॉयल रहे हैं किंग के, तब तक तो अच्छे से चल रहा है सब कुछ। लेकिन 17th century के एंड तक ये नोबल्स जो थे, इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए, अपने आप को आज़ाद रखना शुरू कर दिया। देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में इन्होंने एम्पायर के लिए जो इनकी लॉयल्टीज़ थी वो कम कर दी। वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी ड्यूरिंग द 50s-70s, he started discussions on religion with the ulema, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians। तो इन सब के साथ इन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू करी अकबर ने। दीज डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। तो एक जगह इन्होंने डिसाइड की जिससे इबादत खाना नाम दिया गया, जहाँ पर ये सभी धर्मों के लोगों से जो है मिलते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। अकबर्स इंटरेक्शन with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasized ritual and dogma were often
बाय गॉड्स। तो सारे धर्मों के लोग इन्होंने बुलाए मीटिंग्स के लिए। तो वहाँ पर इन्होंने महसूस किया कि लोगों के बीच में जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, भेदभाव आ रहे हैं धर्म को लेकर के। कट्टरपंथी जो है ज़्यादा है, रूढ़िवादिता है लोगों के अंदर, अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा बताते हैं सभी। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीज़न एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट। इन दिस पिक्चर वी मे सी ए सीन ऑफ इबादत खाना, जहाँ पर बैठ कर के ये लोग मीटिंग्स लेते थे, सभी धर्मों के लोग जो बुलाए गए थे यहाँ पर। तो अकबर ने अब सोचा था कि कोई एक ऐसा धर्म बनाया जाए, एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे सभी लोगों को माना जाएगा, सभी धर्मों का कदर किया जाएगा। द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। This idea of tolerance did not discriminate between people of different religions in his reign. तो ये एक ऐसी जगह होगी, सुलह कुल जो बनाई जाएगी, जहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं होगा। Instead it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. बल्कि यहाँ पर क्या होगा, ऑनेस्टी होगी, जस्टिस होगा, पीस होगा, दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो सभी के लिए बराबर होगा। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। तो अकबर के इस विज़न को बनाने में, गवर्नेंस जो अकबर के लिए अच्छा चाहते थे, जो गवर्नेंस देना चाहते थे, तो उसमें अबुल फजल का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रोल रहा है। एंड दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी प्रिंसिपल को फिर जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया था। नूरजहां's influence in Jahangir's court. Who was Noorjahan? Mehrunisa. Mehrunisa married the emperor Jahangir in 1611 and received the title नूरजहां। जहांगीर कौन था? सलीम, जिसे नाम दिया गया था, और सलीम ने अपने आप को फिर जहांगीर के नाम से जो है प्रेजेंट किया था। तो मेहरुनिसा की शादी हुई नूरजहां से, एंड शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। तो इसके राजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है ईमानदार रही हैं, सपोर्टिव रही हैं। एज ए मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स bearing his own titles on one side and on the other the inscription struck in the name of the queen बेगम नूरजहां। तो इसी को नूरजहां नाम दिया गया था, मेहरुनिसा को ही। और इसने इज़्ज़त देने के लिए अपनी पत्नी का नाम, जो अपनी वाइफ का नाम, वहाँ पर जो सिक्के चलते थे सिक्कों पर खुदवाया। एक तरफ जहांगीर का नाम और दूसरी तरफ नूरजहां का। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज़ एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां। साइड में जो ये दिखाया गया है, ये क्या है? फरमान है। द स्क्वेयर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पातशाह। पातशाह एक नाम दिया गया था इन्हें, एक रेपुटेशन दी गई थी, जैसे एक पदवी दी गई थी पातशाह की, कि सबसे बड़ा जिसे कहा गया है। द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, मे नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज। कि आप तो काफ़ी अच्छी हैं। शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, मे नूरजहां पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज। कि आपकी बराबर जो है ना कोई भी नहीं है, कोई भी लेडी नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक इज द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। अब 17th सेंचुरी के अंदर और उसके बाद में मुगल एम्पायर कैसा रहा है।
द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था, इकोनॉमिक और कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी इन लोगों को मिली। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स डिस्क्राइब एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ। तो बाहर के लोग यहाँ पर आ रहे थे, ट्रैवलर्स जो थे इस पीरियड के दौरान यहाँ पर आए और उन्होंने क्या कहा, इंडिया को फेबल लैंड का नाम दिया कि काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारा पैसा है यहाँ पे, खजाना है यहाँ तो इंडिया के अंदर। बट दीज सेम विजिटर वर ऑल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो गरीबी भी है इंडिया के अंदर, द इनइक्वालिटीज वर ग्लेरिंग। इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी है एक तरह से, और ये इनइक्वालिटी क्या थी कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रीन इन्फॉर्म अस दैट द हाइएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ ए टोटल 8000। तो उसके डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या पता लगा शाहजहां के कि 445 मनसबदार हैं, जबकि टोटल लोग वहाँ पर जो है 8000 है। एंड द स्मॉल नंबर ए मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर। तो सिर्फ 5.6% लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रिसीव्ड 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर। तो जितना रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसका मोर देन 60% वो अकेले 5.6% लोगों की सैलरीज में चला जाता है। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदर स्पेंट ए ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। तो ये लोग अपनी सैलरी का एक अच्छा हिस्सा, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है ना, सैलरी पर और चीज़ों को ख़रीदने में स्पेंड कर देते हैं। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन्स एंड पीजेंट्री। तो ये खर्चा जो करते हैं ना कि लोगों के पास पैसा होगा तो वो चीज़ें भी खरीदेंगे, तो इसका कुछ बेनिफिट मिलता था कलाकारों को या पीजेंट्स को, हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो उनको चीज़ें देते थे और बदले में पैसा लेते थे। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट in the hands of the primary producers, the peasants and the artisans। लेकिन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे उनके पास पैसा बहुत कम पहुंचता था। द पुअरेस्ट अमंग्स देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स, सप्लाइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी रह जाते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता, कोई और सोर्सेज नहीं है उनके पास प्रोडक्टिविटी के लिए। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड आर्टिजनल ग्रुप्स, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। तो कुछ पीजेंट्री, आर्टिजनल ग्रुप, मर्चेंट्स और बैंकर्स जो हैं वो इससे प्रॉफिट ले रहे थे। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। तो मुग़ल अब क्या हो रहे थे, पावरफुल ग्रुप बन चुका है 17th सेंचुरी के लेट पीरियड तक, लेट 17th सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं लोग। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants merged as powerful centers of power in the regions। तो मुग़ल एम्परर की अथॉरिटी जो है वो अब डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, उनके जो सर्वेंट्स थे वो पावरफुल सेंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं अब। They constituted new dynasties
and held command of provinces like हैदराबाद, अवध। तो इन्होंने नई डायनेस्टीज बनाई, हैदराबाद और अवध जो है वहाँ पे कमांड करनी शुरू करी। दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर बाय द 18th century। द province of the empire had consolidated their independent political identities। तो 18th century तक they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master। तो तब तक तो ये मुग़ल एम्परर के अंदर रह रहे थे, उनके नीचे रह रहे थे। बट बाय द 18th century द प्रोविंस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। बट 18th century में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ बना ली। ओके स्टूडेंट्स, टुडे अवर लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।